नमस्कार, फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। आज हमारी कवर स्टोरी में बात होगी किंग कोहली और कोच गौतम गंभीर में नई तकरार की। दोनों में दरार पर दो तस्वीरें तेजी से वायरल हैं। फिर आपको संसद से लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा तक हंगामेदार सत्र की बात भी बताऊंगा, और जहां डॉग और पूतना सियासी गलियारे में अचानक ट्रेंड करने लगे हैं उसकी बात होगी। इसके बाद आपको पुतिन की 4 लेयर वाली हाई सिक्योरिटी भी दिखाऊंगा, किले जैसी कार, पोर्टेबल टॉयलेट और पुतिन का मूविंग फूड लैब बहुत चर्चा में है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से बड़ी खबर। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने खेला कर दिया, जनरल असीम मुनीर को पैदल कर दिया। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत हलचल है। पाकिस्तान की फौज में जबरदस्त हंगामा है। मुनीर के लिए शॉकिंग न्यूज हर तरफ से है। मुनीर, जिन्हें पाकिस्तान में सुपर पीएम तक कहा जाता है, जिनके हाथ में पाकिस्तान की सरकार का रिमोट है, वो मुनीर जिनके सामने पाकिस्तान की सरकार महज कठपुतली है, वही मुनीर अब खुद 3 तरफ से घिर चुके हैं। मुनीर के हाथ से पावर वाला वही बटन छीनने का प्लान तैयार हो चुका है। यह प्लान खुद शहबाज शरीफ ने बनाया है। उधर तालिबान पाकिस्तानी फौज की रीढ़ तोड़ने में जुट गया है। यह सब कुछ कैसे होने वाला है, ये आप पाकिस्तान से आई 3 बड़ी खबरों से समझ सकते हैं। जनरल मुनीर किए गए पैदल, 3 तरफ से खेला हुआ और फौज में हलचल मच गई। पहला खेला शहबाज शरीफ ने कर दिया। यह गेम मुनीर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कहां तो मुनीर पाकिस्तान में सीडीएफ बनकर सदा के लिए शक्ति को अपने पास रखना चाह रहे थे, और कहां तो हुआ यह कि शहबाज शरीफ इस बीच अचानक विदेश भ्रमण पर निकल गए और मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के ख्वाब पर ग्रहण लग गया। दूसरा खेला बलूचिस्तान और खैबर में विद्रोही लड़ाकों ने कर दिया। बीते 48 घंटों में दोनों ही प्रांतों में सेना पर इतने हमले हुए हैं कि मुनीर की फौज तो लहूलुहान हो गई। दोनों जगहों को मिलाकर कम से कम 50 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। सुगबुगाहट यह भी है कि आधा खैबर पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल से बाहर जा चुका है और बलूचिस्तान को भी नक्शे से काटने की तैयारी हो रही है। और तीसरा खेला डूरंड लाइन पर चल रहा है। तालिबान पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुका है। अफगानिस्तान के डेप्यूटी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने खुली चेतावनी दी है और कहा है कि पाकिस्तान का हिसाब किताब जल्द करेंगे और अपने तरीके से करेंगे। आप ये समझिए कि मुनीर पर इस समय असल में राहुकाल चल रहा है। कैसे? तो ये समझने के लिए मुनीर के खिलाफ सबसे बड़े गेम को डिकोड करना होगा, और इसकी शुरुआत होती है पाकिस्तानी मीडिया के दावों से, जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बीच बंद कमरे में हुई बातचीत का हवाला दिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले घर में हुई एक मीटिंग में नवाज ने शहबाज से कहा था कि मुनीर को अनलिमिटेड पावर नहीं मिलनी चाहिए। मुनीर को असीम शक्तियां मिली तो पाकिस्तान में पीएम की हैसियत कुछ भी नहीं रह जाएगी। कहा जा रहा है कि इसी मीटिंग के बाद शहबाज शरीफ ने अचानक विदेश भ्रमण का प्लान बना लिया और 26 नवंबर को पहले तो बहरीन दौरे पर चले गए और फिर 27 नवंबर को बहरीन से ही अनौपचारिक यात्रा पर लंदन निकल गए। और शहबाज की इन विदेश यात्राओं से यहां पाकिस्तान में मुनीर पैदल हो गए। अब इस खबर पर जरा गौर कीजिए। खबर यह है कि असल में पाकिस्तान की संसद ने 12 नवंबर को सेना की शक्ति बढ़ाने वाला 27वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पास किया था। इसके अनुसार असीम मुनीर को तीनों सेनाओं का सुपर चीफ यानी सीडीएफ बनाया जाना था। मुनीर की तानाशाही वाली ताजपोशी की तारीख भी तय थी। मुनीर को सीडीएफ बनाने के लिए 29 नवंबर तक नोटिफिकेशन जारी होना था। पाकिस्तान के कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक 27 नवंबर को पुराना पद खत्म होने के साथ ही 28 या 29 नवंबर तक नया नोटिफिकेशन जारी होना जरूरी था। इसी नोटिफिकेशन पर शहबाज शरीफ को दस्तखत करने थे। इस पद के मिलते ही मुनीर को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मिल जाती। मतलब यह कि वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बन जाते। लेकिन इससे पहले ही शहबाज ने विदेश जाने का मन बना लिया।
कहा जा रहा है कि शहबाज ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि इस प्रक्रिया में कैसे भी करके बाधा पहुंचाई जा सके, मुनीर को सुपर पावर बनने से रोका जाए। इन अटकलों पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या सफाई दी है, आगे आपको बताएंगे। फिलहाल यह जान लीजिए कि मुनीर को लगे इस कानूनी करंट की चर्चा भारत में तक हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के पूर्व सदस्य तिलक देवाशेर ने पाकिस्तान की स्थिति पर चौंकाने वाली बात कही। और आपको बता दें कि असीम मुनीर को 29 नवंबर 2022 को सेना प्रमुख बनाया गया था। उनका कार्यकाल 3 साल का था। इस हिसाब से 29 नवंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की संसद ने हाल ही में उनके कार्यकाल को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था। इस हिसाब से वो जनरल के पद पर बने रहेंगे, फील्ड मार्शल ही कहलाएंगे, लेकिन सीडीएफ का नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं होने से वो इस पद पर फिलहाल काबिज नहीं हो पाएंगे। अब सुनिए ख्वाजा आसिफ इस टकराव पर क्या सफाई लेकर आए। उनकी अगर माने तो नोटिफिकेशन जो सीडीएफ को लेकर आना था उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी भी हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कब तक, जल्दी कब तक, क्योंकि बिना शहबाज शरीफ के यह संभव नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान के कई पूर्व सैन्य अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आना अपमानजनक है। वैसे सही मायने में देखा जाए तो पाकिस्तान जैसे देश में लोकतंत्र, संविधान, कानून जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा और बहस व्यर्थ है। लेकिन हमने आपको वही बताया जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति है। और पाकिस्तान की स्थिति यह है कि मुनीर इस समय घर बाहर दोनों मिलाकर चौतरफा घिरे हुए हैं। अंदरूने मुल्क में शहबाज शरीफ ने उनके खिलाफ गेम खेल दिया है। इमरान जेल के अंदर से सिरदर्द बने हुए हैं तो बॉर्डर पर तालिबान मुनीर को चैन से सोने नहीं दे रहा। भारी संख्या में अफगानी सैनिक डूरंड लाइन की ओर जाते दिखाई दिए हैं। अफगानिस्तान के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर ने पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की धमकी दी है और बलूचिस्तान से लेकर खैबर तक हो रहे हमले पाकिस्तानी फौज की मुसीबत को कई गुना बढ़ा चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुनीर पर 3 तरफ से आफत, लहूलुहान बलूचिस्तान पहला संकट। सैन्य वाहन में लगी आग, आसमान की ओर उठता काला धुआं और शाम के धुंधलके में हो रही भीषण फायरिंग बलूचिस्तान में हुई। नौशकी इलाके में स्थित फ्रंटियर कोर सेंटर पर अटैक हुआ। हमला बलूच विद्रोहियों ने किया, फ्रंटियर कोर सेंटर को टारगेट किया। महिला फिदाइन ने खुद को एफसी हेडक्वार्टर गेट पर उड़ाया। ऐसी जानकारी है कि फिदाइन जरीना रफीक ने 3 लड़ाकों के साथ मिलकर हमले को अंजाम दिया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 6 जवानों की मौत हो गई। नौशकी के अलावा गौरमान में भी पुलिस स्टेशन पर बलोच लड़ाकों ने धावा बोला। चगाई से ग्वादर तक सेना के ठिकानों पर घात लगाकर हमले किए गए। पंजगुर के नोकुंडी में पाक सैन्य ठिकाने पर विस्फोट हुआ। बलोच लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों में कई घंटे तक फायरिंग होती रही। 48 घंटे में 10 बड़े हमलों से बलूचिस्तान दहल उठा। मुनीर पर 3 तरफ से आफत, दहल रहा खैबर दूसरा संकट। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए खैबर की सुरक्षा का मसला भी सिरदर्द बढ़ाने जैसा है, क्योंकि आज ही खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में टीटीपी के लड़ाकों ने घात लगाकर अटैक किया। पाकिस्तानी सेना के काफिले की गाड़ी को उड़ाया। हमले में पाकिस्तानी सेना के 15 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई। बन्नू की तरह ही टीटीपी ने दक्षिणी वजीरिस्तान में भी पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर हमला किया, पोस्ट पर कब्जा किया। उस हमले में भी 8 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। उधर डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तानी सेना के काफिले को हिट किया। आईडी विस्फोट से पेट्रोलिंग टीम का वाहन उड़ाया। पाकिस्तानी फौज के एक अधिकारी समेत 4 सैनिकों की मौत हो गई। हमारे पास जानकारी है कि खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे में 3 बड़े हमलों से कोहराम मचा। खैबर पख्तूनख्वा में कुल 30 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। मुनीर पर 3 तरफ से आफत, तालिबान की धमकी तीसरा संकट। ये हमले तब हो रहे हैं जब कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर किसी भी दिन जंग छिड़ सकती है। अफगानी सैनिकों का भारी मूवमेंट ड्यूरन लाइन पर देखा गया है। पाकिस्तान की फौज जंग में कोई बढ़त ना ले पाए, इसलिए बलूचिस्तान और खैबर में विद्रोही लड़ाकों ने पहले ही सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच अफगानिस्तान के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर की नई धमकी ने मुनीर को डरा दिया है। मुनीर इन दिनों बिना पावर के हैं।
कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ खौफनाक प्लान बन चुका है। तालिबान और विद्रोही लड़ाकों के पास खैबर और बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से काटने का सुनहरा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ये हाल है पाकिस्तान का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की, जहां ड्रेसिंग रूम में हवाओं का रुख फिर बदल गया है और फिर बात हो रही है विराट कोहली और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच टेंशन की। कल रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में भारत ने 17 रन से जीत दर्ज की। कोहली ने 52वां वनडे शतक लगाया, रोहित शर्मा ने 50 लगाई, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल इतना खराब हो चुका है कि अब ये अंदर नहीं रह रही बात, निकलकर बाहर आ रही है। ये सब छिप नहीं रहा। बाहर से सब कुछ चमकता हुआ लग रहा है, लेकिन अंदर की हकीकत अलग है। अब तक विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच मनमुटाव की बातें होती थी, लेकिन अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रोहित शर्मा के भी गौतम गंभीर से अच्छे रिश्ते नहीं रहे। अब तक सोशल मीडिया में गौतम गंभीर के टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों से रिश्ते खराब होने की बातें होती रही थीं, लेकिन कल के मैच की कुछ तस्वीरों ने इसकी पुष्टि भी कर दी। सबसे पहले आपको इन तस्वीरों पर ध्यान देना चाहिए। मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, सामने गौतम गंभीर खड़े हुए थे। आमतौर पर इतनी बड़ी जीत के बाद टीम के कोच और स्टार खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन कोहली ने गौतम गंभीर को पूरी तरह इग्नोर किया। गंभीर के सामने आते ही कोहली ने जेब से अपना मोबाइल निकाल लिया और वो मोबाइल देखने लगे। इसके अलावा जीत के बाद विराट कोहली केक सेलिब्रेशन में भी शामिल नहीं हुए। इससे ऐसा लगता है कि जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। कल के मैच में विराट कोहली का डेथ स्टेयर भी वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं रोहित शर्मा 50 लगाने के बाद जश्न मना रहे थे, वहीं गौतम गंभीर भी धीरे धीरे तालियां बजा रहे थे, लेकिन कोहली ड्रेसिंग रूम की तरफ देखने लगे। जिस तरह से कोहली ड्रेसिंग रूम की तरफ देख रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी को जवाब दे रहे हैं आंखों ही आंखों में। सोशल मीडिया में इसे कोहली का डेथ स्टेयर कहा जा रहा है। वैसे सोशल मीडिया में कुछ और तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। मैच जीतने के बाद गौतम गंभीर और रोहित शर्मा आपस में बात करते दिखाई दिए, लेकिन रोहित के हाव भाव और गंभीर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों में बहस हो रही है। रोहित बार बार हाथ हिलाते हुए गंभीर से कुछ कह रहे थे। बातचीत के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा गंभीर की किसी बात से सहमत नहीं। विराट कोहली की बहन भावना कोहली ढींगरा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कोहली और रोहित शर्मा के हंसते हुए एक तस्वीर, उनकी हंसती हुई एक तस्वीर पोस्ट की और इस पर लिखा IYKYK, यानी इफ यू नो यू नो। इसका मतलब है कि अगर आपको पता है तो ही आपको पता है। तो वहीं विराट के भाई विकास कोहली ने कोहली की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी तूफान से पहले की शांति। विकास कोहली कुछ समय पहले ही गंभीर को टारगेट पर ले चुके हैं। गुवाहाटी टेस्ट में भारत के कमजोर प्रदर्शन के बाद विकास कोहली ने लिखा था कि जब आप बॉस बनने की कोशिश करते हैं और मनमाने तरीके से चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं तब ऐसा ही होता है। सूत्रों के मुताबिक अब खबर यह है कि साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज के बीच ही BCCI ने टीम इंडिया के मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में गंभीर के साथ अजीत अगरकर भी शामिल होंगे। टीम के प्रदर्शन और आगे के रोड मैप पर बातचीत होगी। इसके साथ ही कोच के सीनियर प्लेयर्स के साथ तालमेल पर भी बातचीत होगी। बोर्ड के सचिव के साथ यह बैठक मैच से पहले रायपुर में हो सकती है, क्योंकि सच्चाई यह है कि मैदान पर टीम का परफॉर्मेंस शानदार दिख रहा है, लेकिन टीम का बैक स्टेज ड्रामा बाहर आ चुका है। गंभीर का सख्त स्टाइल टीम के सीनियर खिलाड़ियों को पसंद नहीं आ रहा। कल मैच के बाद कोहली ने इशारों में अपने आलोचकों को कैसे जवाब दिया, आप भी देखिए। जब तक मेरे रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, जब तक मैं पूरी तरह मेहनत कर रहा हूं, जब तक मैं गेम प्लान बना सकता हूं, और अब मेहनत मैं सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं करता, ये मेरे खेलने का, मेरे जीवन का अंदाज है। इन सब बातों में क्या वो किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए अब फिक्र में पॉलिटिकल फाइल का वक्त आ गया है। आज संसद के अलावा कई राज्यों में विधानसभा का सत्र भी शुरू हुआ और इसी के साथ कटाक्ष वाली राजनीति, तंज वाली सियासत, उसका अजब गजब खेल भी नजर आने लगा। कैसे दिल्ली की सर्दी में संसद की गर्मी तो कई बार महसूस की है, लेकिन हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो सीन शायद आप मिस कर गए होंगे। यहां एक तरफ आप संसद देख रहे हैं और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा। संसद परिसर में एक सांसद डॉग लेकर पहुंची तो भोपाल में एक विधायक पूतना के वेश में दिखी। दिल्ली से भोपाल तक ऐसा क्यों हुआ? ये नेता कौन है, क्या चाहते हैं?
ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले जरा संसद चलते हैं, जहां से निकले ड्रामा और डिलीवरी की गूंज पूरे देश में वायरल है। पीएम मोदी ने सलाह देने के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जो विपक्ष को शूल की तरह चुभने लगा। जवाब उधर से आया। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र के पहले दिन अंदर और बाहर 4 मुद्दों पर काफी चर्चा हुई। पहला, विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत और एसआईआर पर विपक्ष का हंगामा। दूसरा मुद्दा, राज्यसभा में जगदीप धनखड़ पर मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम किरण रिजिजू। तीसरे नंबर पर संसद के बाहर डॉग और संसद के अंदर काटने वालों की चर्चा हुई। और चौथे नंबर पर उन लोगों के लिए बुरी खबर जिन्हें तंबाकू खाने का बड़ा शौक है। यह शौक अब महंगा होने वाला है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बैठक शुरू होने से ठीक पहले पीएम मोदी ने संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने अपने 10 मिनट के संबोधन में 3 बड़ी बातें कही। नंबर 1 तो यह कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नंबर 2 ये कि विपक्ष का फोकस नीति पर हो, नारों पर नहीं। और तीसरी बात यह कि विपक्ष सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। इसके अलावा पीएम ने विपक्ष को बोनस टिप्स देने की बात भी कही। सदन के बाहर ही उन्होंने विपक्ष के हार वाले जख्मों पर नमक डाल दिया। इन चीजों को गंभीरता से ले। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है, पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को। तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों को ड्रामा नहीं करने की नसीहत दी, तो विपक्ष ने संसद सत्र की शुरुआत आज हंगामे वाले एक्शन से की। एसआईआर के मुद्दे पर ऑपोजिशन काफी आक्रोशित है, तो सरकार पर एसआईआर के बहाने वोट चोरी का आरोप भी लगाया जा रहा है। एसआईआर के साथ बीएलओ की मौत के मुद्दे पर आज दोनों सदनों में हंगामा हुआ। हालांकि इन हंगामों से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस्तेमाल किए गए ड्रामा शब्द से विपक्ष आहत है। इसके लिए उन्होंने संगठित होकर आलोचना की। Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? ड्रामा करना है तो एक एक्टिंग का पूरा ड्रामा स्कूल, एक नाटक बनाएं आप लोग और रंगमंच करें। यहाँ आपके नाटक ना करें, हार गए एक्सेप्ट करें, हारे, अपनी हार पर चिंतन करें, बाउंस बैक करने की बात करें। कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री जी के बाद आधे घंटे की सब लोग विपक्ष जाके क्लास ले और जीवन बदल जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। सबसे ड्रामा तो इतना अच्छा एक्टिंग मोदी जी के छोड़ के कौन करने सकता है। देश का सबसे बड़ा एक्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, ये तो सभी जानते हैं भाई। विपक्ष जब तक सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करता रहेगा, कभी ये लोग वापस रिवाइव नहीं कर पाएंगे। दिक्कत ये है कि ये लोग अपनी हार पे मंथन करने के अलावा जितने संभव बहाने हो सकते हैं उसको खोजने का ये लोग प्रयास करते हैं। मतलब विपक्ष हार की हताशा में है। और आपके अंदर कौन सी हताशा है? चुनाव मौलिक मुद्दों पर नहीं लड़के कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा,
ये प्राइम मिनिस्टर की गरिमा है। राज्यसभा में भी आज कुछ कम हंगामा नहीं दिखा। आज से नए सभापति की मौजूदगी में कार्यवाही शुरू हुई। इस मौके पर पीएम मोदी भी सदन में मौजूद थे। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए। अपनी बात रखते हुए उन्होंने पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे का जिक्र छेड़ दिया। बस फिर क्या था, राज्यसभा में नारों का शोर सुनाई देने लगा। हंगामे के बावजूद खड़गे रुके नहीं। नए सभापति से उन्होंने कहा, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे, आपके पहले वाले चेयरमैन ने अचानक इस्तीफा दे दिया। दुख है कि सदन को उन्हें विदाई देने का मौका तक नहीं मिला। सरकार की तरफ से तुरंत इसका जवाब दिया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह भूतपूर्व चेयरमैन का अपमान किया वो भूल गए, आज आप ज्ञान दे रहे हैं। जिस वक्त जगदीप धनखड़ का नाम लेकर खड़गे सरकार को घेर रहे थे, उस वक्त सोनिया गांधी उनके बगल में बैठी हुई थी, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the Chairman Rajya Sabha. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire House, belongs as much to the opposition as to the government. Please, I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। तो उस वक्त आपने सम्मान नहीं किया और आज आपको सम्मान याद आ रहा है, यह सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया। और आज पूरे दिन एक स्ट्रीट डॉग को लेकर भी बहस छिड़ी रही। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी एक कुत्ते को गाड़ी में लेकर संसद भवन पहुंच गई। आगे की सीट पर वो खुद बैठी थी, उनके गोद में एक छोटा डॉगी बैठा था। जब पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपना डॉगी दिखाया और कहा कि गूंगा जानवर अंदर आ गया तो इसमें तकलीफ क्या है, ये किसी को काटता तो नहीं है, काटने वाले तो और हैं जो संसद के अंदर हैं। बीजेपी ने हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह जानवर को लाने पर सवाल उठाया। पार्टी सांसदों का कहना था कि संसद गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए, जानवर लाने के लिए नहीं। बीजेपी उन पर एक्शन की मांग कर रही है। इस पर रेणुका चौधरी ने कहा कि बीजेपी के लोग बिना बात के मुद्दा बनाते हैं। ये सड़क पर घायल हो गया था, मैं इसे ले आई, इसमें इतना हंगामा क्यों? एक बार सुनिए संसद परिसर में सांसदों के बीच डॉगी पर बहस कैसे छिड़ी। जानवर को पसंद नहीं करते हैं ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ? काटने वाला कुत्ता दिखा के इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न, कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? अगर वो सांसद है, उनको कुछ प्रिविलेज है तो उनको अमर्यादित आचरण नहीं करना चाहिए। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल इन हंगामों से अलग थोड़ा काम भी हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज दो अहम बिल पेश किए। दोनों बिल उन उत्पादों पर नई टैक्स व्यवस्था से जुड़े हुए हैं जिन पर अभी जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस लगता है, जैसे सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक 2025 पेश किया। नया सेस उन उत्पादों पर लगेगा जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा जोखिम माना जाता है। पान मसाला जैसे उत्पादों पर यह सेस लगाया जाएगा। तंबाकू और पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं पर अभी 28% जीएसटी लगता है।
क्षतिपूर्ति सेस खत्म होने के बाद तंबाकू और संबंधित उत्पादों की बिक्री पर 40% जीएसटी और उत्पाद शुल्क लगेगा, जबकि पान मसाला पर 40% जीएसटी और स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस भी लगेगा। यानी जो लोग तंबाकू खाने के शौकीन या तंबाकू खाने की आदत से लाचार हैं, उनको यह शौक अब महंगा पड़ने वाला है। वैसे आज संसद से रेणुका चौधरी के डॉग वाला वीडियो ही ट्रेंड नहीं कर रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश से विधानसभा से आया एक दिलचस्प नजारा भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय है, जिसमें द्वापर युग के पूतना का राजनीतिक संस्करण दिखाया गया है और इस पूतना अवतार के पीछे बच्चों की मौत वाला हंगामा भरपूर है। ये रिपोर्ट देखिए। आप कौन हो? मध्य प्रदेश में क्या कर रही हो? मैं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हूँ। मैं बच्चों को मारना आई हूँ और मैं सीरम कोड के माध्यम से बच्चों की हत्या कर रही हूँ। एमपी विधानसभा के बाहर से वायरल ये तस्वीर चर्चा का विषय है। नेताओं के प्रोटेस्ट में अचानक पूतना पहुंच गई। मैं पूतना हूँ, पूतना हूँ। मैं मध्य प्रदेश की सरकार हूँ। पूतना ने कहा कि वो भाजपा की सरकार है जो बच्चों को मारने आई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूतना बना कौन? बीजेपी की सरकार पर कटाक्ष करने वाले इस गेटअप के पीछे कौन है? तो बता दें कि इस किरदार की डायरेक्टर हैं कांग्रेस की एमएलए सेना महेश पटेल, जो आज एमपी विधानसभा में चेहरे पर पूतना का मुखौटा लगाकर पहुंच गई और सबका ध्यान खींचा। कांग्रेस के विधायक को विधानसभा में पूतना का मुखौटा पहनकर क्यों आना पड़ा, तो इसकी कहानी भी तस्वीरों में ही छिपी है। पूतना बनी कांग्रेस विधायक के गले में कफ सिरप की माला है। असल में मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के पहले दिन आज कांग्रेस के नेताओं ने जहरीले कफ सिरप के विरोध में प्रदर्शन करने का फैसला किया था। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत और इंदौर के अस्पताल में चूहों के काटने से बच्चे की दर्दनाक मौत पर विधानसभा के अंदर और बाहर हंगामा किया। इसके लिए कांग्रेस के सभी विधायक पूरी तैयारी से पहुंचे थे। सभी बच्चों के पुतले लेकर विधानसभा परिसर में जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अलीराजपुर की जोबट विधानसभा से कांग्रेस की महिला एमएलए पूतना के गेटअप में आई थी। कांग्रेस का आरोप है एमपी की बीजेपी सरकार बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल रही है। दोनों ही मामलों में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से मौन हो गई है और एक पूतना की तरह काम कर रही है। और पूतना की तरह इसलिए काम कर रही है कि छिंदवाड़ा में 25 बच्चे मरे, कफ सीरम के माध्यम से जहर दिया गया है, लेकिन जो जिम्मेदार है उसको अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सरकार निर्मम है, ये मासूम बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहती। प्रदेश के अंदर एक नंबर पर पूरा देश के अंदर कुपोषण का शिकार मध्य प्रदेश हो रहा है, उस पर सरकार बात नहीं करना चाहती। कांग्रेस विधायक के पूतना वाले इस विरोध और उनके आरोपों का बीजेपी ने भी अपनी तरह से जवाब दिया। केवल अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, केवल विवाद और हंगामा करके फोटो की सुर्खियां प्रेस की और पेपर की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस ने इस विधानसभा के मंच का दुरुपयोग करने की बहुत बड़ी है। कुल मिलाकर एमपी में पूतना एपिसोड पर सियासी टकराव जबरदस्त है। सत्र आगे भी हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। पूतना का जिक्र क्योंकि उसने भगवान को जहर पिलाने की कोशिश की थी और यहां कहा जा रहा है कि उसी तरीके से लोगों को औषधि में जहर दिया जा रहा है। और फिक्र में अब उस क्रेडिट वॉर की बात, जिसके रुझान महाराष्ट्र से आ रहे हैं, वो भी निकाय चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले। महायुति सरकार की एक योजना पर सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। नाम है लाडकी बहन योजना। इसे लेकर बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी में क्रेडिट वॉर चल रहा है। इसी एपिसोड में नया सियासी डायलॉग सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जय कुमार गोरे का आया। जय कुमार गोरे ने सोलापुर की एक रैली में महिलाओं को संबोधित करते हुए यह कह दिया कि पति भी आपको 100 रुपए तक नहीं देते, लेकिन देवा भाऊ ने आपको 1500 रुपए दिए, इसीलिए वोट सिर्फ बीजेपी को ही देना है। देवेंद्र फडणवीस को उनके फैंस देवा भाऊ भी कहते हैं। बीजेपी नेता और सरकार में मंत्री जय कुमार गोरे सीएम फडणवीस के करीबी हैं। इस बयान से विरोधियों का पारा
चढ़ गया है। विपक्ष ने इसे महिलाओं का अपमान बता दिया है। लाडक्या बहिणी आपल्याला माहिती आहे, देवाभाऊनं आपल्याला लाडकी बहीण योजना आणली ती कुठल्या जातीपातीत नाही आणली. आपण बघतो 100 रुपयासाठी घरातल्या मालकाकडं, नवऱ्याकडं, भावाकडं 100 रुपयासाठी हात पसरणारी माझी भगिनी 100 रुपयासाठी हात पसरायला लागायचा. आज अकाउंटमध्ये तिच्या पैसे येतात, त्या जी भगिनी आमची 100 रुपयासाठी हात पसरायची, त्या भगिनीला तिचा नवरा विचारतो, ऐकते ना तुझ्या खात्यात काही शिल्लक? हा सन्मान माझ्या देवाभाऊने दिलाय, हा सन्मान माझ्या भारतीय जनता पक्षानं माझ्या बहिणींसाठी दिलाय. आणि अशा भावाला विसराल तुम्ही? अशा भावाला विसराल? अरे उद्या देवाभाऊ नसले तर तुमच्या खात्याचे पैसे बंद होतील बहिणो. कि लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक बहुत ही लोकप्रिय योजना है, लेकिन सत्य और तथ्य ये है कि ये पूरा का पूरा जो महिलाओं को वित्तीय सहायता देने का विषय है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के जेब से नहीं है. देवाभाऊ तो पति और भाई से भी बढ़कर हो गए, इसका मतलब है. और ये गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं. लोगों की आर्थिक क्षमता नहीं होगी तो आप उपकार कर रहे हो और उन जनता का ही पैसा जनता को देकर आप अपना क्रेडिट ले रहे हो. आप सोच रहे होंगे विपक्ष का परेशान होना लाजमी है, लेकिन किसी योजना पर महायुति सरकार में विवाद क्यों है? तो जवाब है निकाय चुनाव में गठबंधन नहीं होना. इसीलिए महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव में बीजेपी बनाम शिवसेना हो रहा है. लाडकी बहन योजना पर जंग चालू है. सिर्फ पार्टियों के नेता और अलग अलग गुट के मंत्री ही नहीं बल्कि बड़े नेता भी आमने सामने हैं. इनमें एक तरफ है खुद फडणवीस तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे. बीजेपी इस योजना को देवा भाऊ यानी फडणवीस की उपलब्धि बता रही है तो शिंदे सेना एकनाथ शिंदे को क्रेडिट दे रही है. एनसीपी का तर्क है कि योजना के वक्त वित्त मंत्री तो अजीत पवार ही थे, इसलिए क्रेडिट उनका है. महायुति के अंदर क्रेडिट वाली यह लड़ाई महाराष्ट्र से दिल्ली तक राजनीतिक कॉरिडोर में ट्रेंड कर रही है. लाडकी बहीण योजना जेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो तेव्हा सुरू झाली आणि महायुती सरकारने सुरू केलेली आहे. म्हणजे आमची टीम जी आहे, मी तेव्हा मुख्यमंत्री होतो, दोन्ही आमचे उपमुख्यमंत्री होते आणि आम्ही टीम म्हणून त्यावेळेस निर्णय घेतला. पण त्यावेळेस मुख्यमंत्री होतो आणि त्या कशा परिस्थितीमध्ये या ठिकाणी ती योजना सुरू केली हे लाडक्या बहिणींना माहीत आहे. आणि लाडक्या बहिणींना मी विश्वास पण दिलाय की कोणी किती काही म्हटलं तरी सुद्धा लाडकी बहीण योजना कभी बंद होना नहीं. जब तक आपका देवा भाव मुख्यमंत्री है कोई भी लाडली बहन के पैसे रोक नहीं सकता. वो आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे और आते ही रहेंगे. जो निर्णय हम करते हैं केवल चुनाव के लिए निर्णय करने वाले लोग हम नहीं है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों को बार बार आपके पास आना है. हम लोग एक बार आकर भागने वालों में से नहीं है. और अब एक अपडेट न्यायपालिका और उससे जुड़े फैसलों की समीक्षा को लेकर छिड़ी बहस पर भी. खुद सुप्रीम कोर्ट की महिला जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यह मुद्दा उठाया. एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने सर्वोच्च अदालत में जजों के बदलने के साथ आदेश पलटने की परंपरा पर चिंता जताई. जस्टिस नागरत्ना ने कहा, फैसलों को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें लिखने वाले जज बदल गए या पद छोड़ चुके हैं. हमारी न्याय व्यवस्था यह गारंटी देती है कि किसी न्यायाधीश का फैसला बदलते समय के साथ बरकरार रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि ये फैसले स्याही से लिखे जाते हैं, रेत से नहीं. कानून और शासन में मौजूद सभी लोगों का दायित्व है कि वो फैसलों का सम्मान करें, जजमेंट से जुड़ी जरूरी चीजों पर ही आपत्तियां उठाएं. आगे उनका कहना था कि न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वो कानून का शासन सुनिश्चित करे. न्यायपालिका की स्वतंत्रता फैसलों के अलावा जजों के आचरण से भी सुरक्षित रहती है. निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली के लिए न्यायपालिका को राजनीति से अलग रखना जरूरी है. वर्तमान में जस्टिस नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट में एकमात्र महिला जज हैं जिन्होंने बेंच के जज बदलने के बाद फैसलों में बदलाव पर आपत्ति जताई है. सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने ही फैसलों को पलट चुका है. इसी साल मई में सर्वोच्च अदालत ने विकास कार्यों के लिए पर्यावरण मंजूरी को अनिवार्य बताया था, लेकिन 28 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने उसे पलटते हुए प्रतिबंध को हटा दिया था. मई में ही सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड को लिक्विडेट करने का आदेश देते हुए जेएसडब्ल्यू स्टील की याचिका खारिज कर दी थी. लिक्विडेशन का मतलब कंपनी की संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाया जाना. लेकिन सितंबर में अदालत ने जेएसडब्ल्यू स्टील की 19,700 करोड़ के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी. इस तरह यहां भी पुराना फैसला पलटा गया.
26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस बात पर चिंता जताई थी कि सर्वोच्च अदालत में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जहां पिछली बेंच के फैसलों को बाद की बेंच या स्पेशल बेंच की तरफ से पलट दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा था कि फैसलों की अंतिम स्वीकृति से न केवल अंतहीन मुकदमेबाजी रुकती है बल्कि न्यायपालिका में जनता का भरोसा भी और मजबूत होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इधर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत समेत 2 जजों की पीठ में इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते, सिर्फ किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता पराली जलाने के लिए। कोविड के दौरान भी पराली जलती थी, लेकिन तब हमने नीला आसमान देखा था। दिल्ली में लोग बगैर प्रदूषण के तारे देख पाते थे। दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ पराली जलाने के कारण नहीं है, इसे राजनीतिक और अहंकार की लड़ाई नहीं बनना चाहिए। कोर्ट ने सरकार से प्रदूषण को कम करने के लिए उनका प्लान भी पूछा। अब इस मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होनी है। CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के नए अध्ययन के मुताबिक, नई स्टडी के मुताबिक, इस बार दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान 5% से भी कम रहा है। और इतना खतरनाक प्रदूषण, तो पराली के ऊपर सिर्फ ठीकरा क्यों फोड़ा जाए? उन दूसरे महत्वपूर्ण कारणों को देखा जाए जिसकी वजह से दिल्ली दमघोटू होती जा रही है। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं और ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल यह है कि आखिर पुतिन के साथ भारत कौन कौन पहुंच रहा है, वो अपने साथ क्या क्या ला रहे हैं, क्योंकि पुतिन की दुनिया बहुत मिस्टीरियस, रहस्यमयी मानी जाती है। और इसकी वजह सिर्फ राजनीति नहीं है बल्कि उनका व्यक्तित्व, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनके करीबी सर्कल और जानकारी की गोपनीयता है। एक पूर्व KGB अधिकारी होने के कारण पुतिन कम बोलते हैं, चेहरे से भाव कम दिखाते हैं, छिपी योजनाएं पसंद करते हैं और चीजों को नियंत्रित रखना उन्हें सूट करता है। यहां तक कि पुतिन की वास्तविक सेहत और परिवार से जुड़ी जानकारियों को भी गुप्त रखा जाता है। ऐसे में समझने की कोशिश ये कि आखिर 2 दिन भारत में रहने के दौरान पुतिन की दुनिया कैसी होगी, कैसे हवाई जहाज में कमांड सेंटर बनेगा और कैसे होटल रूम में टेलीफोन बूथ सेटअप लगाया जाएगा। फिक्र की इस रिपोर्ट में देखिए। 2000 के दशक की शुरुआत में जब दुनिया के नेता सूट बूट में मीटिंग करते थे, तब पुतिन शर्ट उतारकर घुड़सवारी करते थे, जिम में डंबल उठाते थे, जूडो प्रैक्टिस करते थे, शिकार पर जाते थे। रूस के मीडिया ने पुतिन को सुपरमैन, जासूस और एक योद्धा के तौर पर पेश किया। तभी से दुनिया भर के लोगों में पुतिन को जानने की दिलचस्पी बढ़ गई। और अब पुतिन जब भारत आ रहे हैं, तब भी 25 साल बाद पुतिन की छवि एक सख्त नेता की है और उनकी दुनिया किसी रहस्य से कम नहीं। सबसे पहले पुतिन की सुरक्षा की बात करते हैं। पुतिन की सुरक्षा का जिम्मा रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के पास है। सिक्योरिटी टीम में FSB और फॉरेन इंटेलिजेंस के सदस्य होते हैं। पुतिन के साथ कम से कम 100 लोगों की टीम चलती है। पुतिन की यात्रा के 1 महीने पहले सिक्योरिटी टीम भेजी जाती है। उस होटल की जांच होती है जहां पुतिन ठहरने वाले होते हैं। पुतिन के पहुंचने से पहले कमरे से खाने पीने और साबुन, शैम्पू हटा दिया जाता है। पुतिन मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए होटल में टेलीफोन बूथ इंस्टॉल होता है। रूस से ही मोबाइल बाथरूम का सेटअप होटल में बनाया जाता है। अब बात करते हैं पुतिन के हवाई जहाज की। पुतिन IL-96 विमान से उड़ान भरते हैं। इसे फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। पुतिन के लिए IL-96 विमान को कस्टमाइज किया गया है। हवाई यात्राओं में यह प्लेन ही उनका ऑफिस होता है। इसमें एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है। प्लेन के अंदर इमरजेंसी के लिए न्यूक्लियर कमांड बटन है। पुतिन हवा से ही अपनी सेना को परमाणु हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। प्लेन में मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, बेडरूम, जिम और बार भी है। ये एक बार में 11,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। हवाई जहाज की तरह ही पुतिन की कार भी
बेहद एडवांस्ड है। पुतिन अपनी मनपसंद औरस सेनेट कार से चलते हैं। जिस देश की यात्रा करते हैं वहां ये कार पहले ही पहुंचा दी जाती है। पुतिन की कार में 6 सेंटीमीटर मोटे कांच लगे होते हैं। पुतिन की कार पर बुलेट और ग्रेनेड का भी असर नहीं होता। कार में इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी लगा है। पुतिन की कार 249 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। चारों टायर पंक्चर होने पर भी कार चल सकती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन जिस देश में जाते हैं वहां पहले ही उनकी एक अदृश्य सेना तैनात हो जाती है, जो वहां के आम लोगों और स्थानीय माहौल में घुल मिल जाती है। पुतिन की यात्रा के लिए जिस तरह की तैयारियां की जाती हैं, उससे पुतिन की छवि और रहस्यमयी बन जाती है। पुतिन अपने साथ एक पोर्टेबल लैब लेकर चलते हैं। इस पोर्टेबल प्रयोगशाला में पहले खाने की जांच की जाती है। किसी भी देश में पुतिन अपने शेफ का बना खाना ही खाते हैं। पुतिन के शेफ भी आर्मी मैन होते हैं ताकि इमरजेंसी में हालात संभाल सके। पुतिन के लिए खाने का सामान और पानी रूस से ही आता है। पुतिन अपने साथ पोर्टेबल टॉयलेट भी लेकर चलते हैं। यानी 2 दिनों की भारत यात्रा के दौरान पुतिन की टीम ये सारी तैयारियां करेगी। ये चीजें उनकी सुरक्षा से जुड़ी हैं। ऐसे में रूसी सुरक्षा एजेंसियां कोई लापरवाही नहीं कर सकती। यूं ही नहीं कोई पुतिन बन जाता। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया के एक ऐसे देश की जिसने अपनी सेना में एंड्रॉयड फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, और इसके पीछे की बड़ी वजह है हनी ट्रैप। हम बात कर रहे हैं इजराइल की। इजराइल की सेना ने सुरक्षा खतरे को देखते हुए यह बड़ा कदम उठाया है। अब लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर के सभी ऑफिसर्स के लिए कामों के दौरान सिर्फ आईफोन का इस्तेमाल ही अलाउड है। इसके पीछे की वजह है हनी ट्रैप का वो जाल जिसमें फंसकर बहादुरों का भरोसा भी डगमगा जाता है। वॉर जोन में गोलियों से ज्यादा खतरनाक होता है सूचना का लीक होना, और उससे भी ज्यादा खतरनाक है हनी ट्रैप। इसी हनी ट्रैप ने सैनिकों का चैन छीन लिया था। इसीलिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब एंड्रॉयड पर बैन लगा दिया है। आईडीएफ का दावा है कि पिछले कुछ महीनों में हनी ट्रैप के जरिए कई जवानों को टारगेट किया गया, क्योंकि दुश्मन सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाते हैं। खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरों वाले हैंडल से आईडीएफ के जवानों को फांसा जाता है और फिर शुरू होती है मीठी बातचीत। अक्सर इस तरह के हैंडल से आईडीएफ के जवानों से कई गोपनीय सवाल भी किए जाते हैं। हनी ट्रैप में फांसने वाले ये दुश्मन अक्सर पूछते हैं कि अभी कहाँ हो। इस पर कई बार सैनिक बता देते हैं कि वो गाजा बॉर्डर पर हैं, या फिर अपनी लोकेशन। और फिर अगला सवाल होता है अभी पास में कौन है। इसका जवाब मिलता है मेरी यूनिट के लोग हैं। फिर सवाल ये पूछा जाता है कितने लोग हैं पास में। इसका जवाब मिलता है कि हम यहाँ इतने लोग हैं, मसलन कह दिया मान लीजिए 50 हैं। इस तरह दुश्मन को सैनिकों की लोकेशन, उनकी संख्या के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और सुरक्षा के साथ समझौता हो जाता है। इजराइल ने एंड्रॉयड बैन का कदम इसलिए भी उठाया क्योंकि वर्ष 2020 में हमास ने हनी ट्रैप के जरिए कई इजरायली सैनिकों को फंसा लिया था और सुरक्षा से बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया था। इजराइल के आर्मी रेडियो और जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अब लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर के सभी सैन्य अधिकारी केवल आईफोन से ही सरकारी बातचीत और कम्युनिकेशन कर सकेंगे। इसकी वजह आईडीएफ ने क्या बताई है वो भी जान लीजिए। एंड्रॉयड में हैकिंग का खतरा कई गुना ज्यादा रहता है। दुश्मन आसानी से एंड्रॉयड को टारगेट कर लेते हैं। सैनिकों को हनी ट्रैप और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए फंसाया जाता है। फोन में वायरस डालकर लोकेशन और डेटा चुरा लिया जाता है। एंड्रॉयड में स्पाईवेयर, मालवेयर और वायरस का रिस्क ज्यादा रहता है। आईडीएफ ने अपनी जांच में आईफोन को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद पाया। कुछ हफ्ते पहले ही गूगल ने दावा किया था कि पिक्सल फोन आईफोन से ज्यादा सुरक्षित है और उसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की लिस्ट में जगह भी मिली थी। गूगल ने इसे मिशन रेडी सुरक्षा वाला फोन बताया था, लेकिन इजराइल की सेना ने इन दावों को स्वीकार नहीं किया। रिपोर्ट्स के अनुसार आईडीएफ ने पिक्सल की सुरक्षा क्षमता की जांच की, लेकिन आईफोन पर ही भरोसा जताया। यानी इजराइल डिफेंस फोर्स एप्पल को सबसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म मानती है। और फिक्र में अब 9 बड़ी खबरों का सुपर फास्ट विश्लेषण। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेट हो जाएंगे। भारतीय सेना ने आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक का टेस्ट कामयाब रहा। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में स्थित टेस्ट रेंज से किया गया। मिसाइल में लगे उन्नत गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम ने अपनी क्षमता साबित की और निशाने पर बेहद सटीक वार किया।
केंद्र सरकार ने आज संसद में बताया कि देश के कई एयरपोर्ट्स पर जीपीएस स्पूफिंग और जीएनएसएस इंटरफेरेंस की घटनाएं दर्ज की गई हैं, यानी जीपीएस डेटा से छेड़छाड़ हुई है। इस समस्या से सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम बाधित हो जाता है और उड़ान संचालन पर असर पड़ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जवाब दिया कि अडानी समूह में एलआईसी का निवेश स्थापित प्रक्रियाओं के तहत है। निर्मला सीतारमण के मुताबिक वित्त मंत्रालय एलआईसी को निवेश से जुड़े निर्णय पर सलाह या निर्देश नहीं देता है। वॉशिंगटन पोस्ट में दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने एलआईसी को अडानी समूह में निवेश करने के लिए प्रेरित करने की योजना बनाई। डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पैन इंडिया जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही राज्यों से कहा है कि जांच में वो सीबीआई की मदद करे। इस मामले में कोर्ट ने रिजर्व बैंक को पक्षकार बनाया है। महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर कल होने वाली वोटिंग से ठीक पहले निकाय चुनाव टाले जाने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जताई। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव स्थगित करने का फैसला पूरी तरह गलत है। ये उम्मीदवारों के साथ अन्याय है। राज्य में 2 दर्जन से ज्यादा नगर परिषदों के चुनाव कानूनी प्रक्रिया में फंसे हुए हैं, जिसके चलते आयोग ने यह फैसला लिया है। बिहार में गया से बीजेपी विधायक प्रेम कुमार का निर्विरोध विधानसभा स्पीकर बनना तय है। एनडीए की तरफ से उन्होंने आज इस पद के लिए नामांकन दाखिल किया। विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। प्रेम कुमार लगातार 9 बार चुनाव जीत चुके हैं। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर आज सैकड़ों बूथ लेवल ऑफिसर्स ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बैरिकेड को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की। बीएलओ ने बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ भी नारेबाजी की है। प्रदर्शन में शामिल बीएलओ का आरोप है कि उन्हें चीफ इलेक्शन ऑफिसर से मिलने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि शुवेंदु अधिकारी को मिलने दिया गया। दिल्ली धमाके को लेकर एनआईए ने यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापे मारे। पुलवामा में अदील, मुजम्मिल और आमिर के घर की जांच की गई, जबकि लखनऊ में आतंकी शाहीन के घर तलाशी अभियान चलाया गया। उसके पिता और भाई से पूछताछ की गई, जबकि अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी गई। केंद्र सरकार ने आज नवंबर में हुए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी कर दिए, जो 1,70,000 करोड़ रुपए है। वैसे तो सालाना आधार पर इसमें 0.7% की बढ़ोतरी है, लेकिन पिछले महीने अक्टूबर के मुकाबले नवंबर का कलेक्शन 26,000 करोड़ रुपए कम हुआ है।